नमस्कार। पिछली क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसा कि हमने पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु होने के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी। इसलिए जो तुर्क अमीर है उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र है आराम शाह, तो आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि आराम शाह है वो आराम पसंद व्यक्ति था और एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। इसलिए साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह और षड्यंत्रबाजी का माहौल हो गया था। इसलिए अमीरों ने मजबूरन जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद और बंदायूं के इख्तियार इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया और इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य जट नामक स्थान पर युद्ध होता है और जिसमें आराम शाह मारे जाते हैं और इल्तुतमिश है वो दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। तो आराम शाह जिनका समय केवल 8 माह तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो अगला जो सुल्तान है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो समय है वो 1211 से 1236 ईस्वी तक है। अच्छा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, ठीक है। ये इल्बरी तुर्क था और शमसी वंश का था। इसे गुलामों का गुलाम और दासों को दास कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इसको गुलामों का गुलाम और दासों का दास कहा जाता है। सबसे पहले हम इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खां था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के पिता उसको बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। इल्तुतमिश कुशाग्र बुद्धि का था और सुंदर भी था, इसलिए उसके जो दूसरे भाई हैं वो उससे ईर्ष्या करते थे। और एक दिन इन भाइयों ने इल्तुतमिश को बुखारा के बाजार में ले जाकर के दासों के बाजार में बेच दिया और वहां एक व्यापारी ने उसको खरीद लिया जिसका नाम है जलालुद्दीन चुस्त काबा। जलालुद्दीन चुस्त काबा ने इस बालक को गजनी के बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया और गजनी में उस समय शासन था मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी को इल्तुतमिश पसंद आ जाता है और वो उसका मूल्य है वो 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगता है, लेकिन जलालुद्दीन चुस्त काबा इसको 1000 स्वर्ण मुद्रा में बेचने से मना कर देता है। इसलिए जो मोहम्मद गोरी है वो गजनी के बाजार में इस दास को बेचने के ऊपर पाबंदी लगा देता है। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गोरी का गुलाम है उसे एक दिन इल्तुतमिश पसंद आ जाता है और वो उसको खरीदना चाहता है, इसलिए वो गोरी से आग्रह करता है। तो गोरी उसको कहते हैं कि इसके जो व्यापारी है इसको हम दिल्ली भेज देते हैं और आप दिल्ली के बाजार में इसको खरीद लेना। अतः ये जलालुद्दीन चुस्त काबा है वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 1 लाख जितल में इसको खरीदते हैं, लेकिन इसके साथ एक और दास को भी खरीदा जाता है। तो 2 जनों का जो मूल्य है वो 1 लाख जितल होता है। आगे जाके हम देखते हैं कि इल्तुतमिश एक योग्य और प्रतिभाशाली बालक होता है। अतः उसकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना अंगरक्षक सर-ए-जहांदार बना देता है, सर-ए-जहांदार, और आगे जाकर के इसको अमीर-ए-शिकार का पद देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी योग्यताओं से लगातार प्रभावित होता जाता है और ग्वालियर विजय के पश्चात उसको वहां का अमीर नियुक्त कर दिया जाता है और आगे जाकर के बुलंदशहर का इख्तियार बनाया जाता है और फिर बदायूं जो कि उस समय सबसे बड़ी एकता होती है दिल्ली सल्तनत की,
उस सबसे बड़ी एकता का इक्तेदार बनाया जाता है। क्योंकि जब गौरी भारत आता है तो 1205 में वो इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होता है और अपने जो दास कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको कहते हैं कि इसको दासता से मुक्त कर दो। इसलिए गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश को 1205 में दासता से मुक्त कर देते हैं और उसको बदायूं का इख्तियार नियुक्त करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इल्तुतमिश है वो अपनी योग्यता के बल पर एक दास से सुल्तान की जो यात्रा है वो हमने देखी। अच्छा, फिर आराम शाह को परास्त करने के पश्चात इसका राज्यारोहण होता है 29 अप्रैल 1211 में। लेकिन पिछले जो सुल्तान हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर होती है, लेकिन इल्तुतमिश है वो राजधानी कहाँ बनाते हैं? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। जैसे ही इल्तुतमिश सिंहासनारूढ़ होता है उसके सामने अनेक समस्याएं उपस्थित होती है। सबसे पहले मंगोल आक्रमण और उसके चीर प्रतिद्वंदी राजपूत शासकों का विरोध। तो हम उसकी जो प्रारंभिक समस्याएं हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं कि उसके जो प्रतिद्वंदी है वो 3 प्रतिद्वंदी थे। पहला था यल्दोज जो गजनी का शासक था, दूसरा है कुबाचा जो सिंध का शासक था और तीसरा है अली मर्दान जो बंगाल का शासक था। तो जो इल्तुतमिश है वो सबसे पहले क्या करते हैं, यल्दोज के साथ उसका युद्ध होता है 1215 में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1215 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें यल्दोज को परास्त किया जाता है और वो गजनी का इल्तुतमिश के ऊपर इल्तुतमिश के अधीन स्वीकार करता है। दूसरा आता है कुबाचा। कुबाचा सिंध का शासक होता है और कुबाचा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। कुबाचा की हार हो जाती है, लेकिन अपमानवश कुबाचा है वो सिंध नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। तीसरा है अली मर्दान। अली मर्दान कहाँ का है? बंगाल का शासक है और अली मर्दान इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जो चीर प्रतिद्वंदी थे उन तीनों को किसी को युद्ध में परास्त करके और किसी को अधीनता स्वीकार करके और स्थिति को सामान्य करते हैं। अगली समस्या है मंगोल आक्रमण। उस समय 1228-29 में चंगेज खां है वो ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण करते हैं और ख्वारिज़्म शाह को परास्त कर देते हैं। ख्वारिज़्म शाह वहां से बगदाद की ओर भाग जाता है और ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भारत की ओर आता है और वो सिंधु घाटी में आके अपना दूत भेजते हैं इल्तुतमिश के पास और इल्तुतमिश को सहायता की अपील करता है। लेकिन दूसरी ओर चंगेज खां भी इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजता है और जलालुद्दीन की सहायता करने से मना करता है। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण के दुष्परिणामों को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने मंगबर्णी के दूत की हत्या करवा दी और मंगबर्णी को आदेश भेजा कि भारत की जो जलवायु है वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है और वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। मंगबर्णी पुनः भारत से चला जाता है और उसके पीछे पीछे चंगेज खां भी चला जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत के ऊपर मंगोल आक्रमण के खतरे को टाल दिया।